अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात आज ज़रा हम इस्लामाबाद की करेंगे। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे हम हर तरह की ही न्यूज़ लाते रहते हैं, चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे दुनिया के किसी कोने की हो। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो कोशिश होती है कि अपने चैनल पे उस पर बात की जा सके। लेकिन ये तमाम जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, जो लड़ाइयाँ भड़ाइयाँ हमारी चल रही होती हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो शायद हम लोग नहीं कर पाते, चाहे उसका कोई भी रीज़न ले लीजिए कि मसरूफियत हो जाती है। ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसी बात भी करनी चाहिए कि जो हमारे शहर की, हमारे कंट्री में जो कुछ इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात करें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, और जो कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश या ज़रूरत है उस पर भी बात कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ हमारे दो मेहमान होंगे जो कि इस्लामाबाद से हैं। उसमें डॉक्टर फरीदा फैसल हैं जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, इस वक्त भी वो पढ़ा रही हैं, और कई बार जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ शो किया करती थी वहां पर भी उन्होंने कई बार मेरे शो में वो आई और हमने जो है एजुकेशन के ऊपर भी बात की। और खैर कई थोड़ी बहुत जो है वो मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात होती रही। और साथ ही उनके हस्बैंड फैसल नियाज साहब होंगे जो कि वैसे तो खैर पेंटिंग भी करते हैं, बहुत शानदार पेंटिंग करते हैं, लेकिन आजकल उनके जो वीडियो क्लिप्स हैं या जो वीडियोस बना रहे हैं, इस्लामाबाद दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद की हरियाली दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद में अगर कुछ गलत है या कह लीजिए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर भी, और साथ ही साथ जो अपने खुद यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गलती से भी जो शहर का हाल हुआ है उसको भी वो हाईलाइट करते रहते हैं। और मेरे ख्याल ऐसे लोगों की पाकिस्तान में क्या हर जगह बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि जब आप इनसे बात करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं या इनकी बात सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि हम भी अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी उनकी पेंटिंग्स भी दिखा रही हूँ, जो कि कई बार उन्होंने एग्जीबिशन भी की है, और होपफुली जब नेक्स्ट टाइम वो एग्जीबिशन करेंगे तो हम उस एग्जीबिशन पे जाकर भी ये फोटोज वगैरह जो है उसकी वीडियोस बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे कि कितना ही खूबसूरत काम वो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात ये करें कि उनकी जो वीडियो क्लिप्स वो इस्लामाबाद की बना रहे हैं और इसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं इस्लामाबाद की अच्छाई को भी और इस्लामाबाद की कुछ ऐसी चीजों को भी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि पब्लिक को भी काम करने की सख्त जरूरत है, उसके बारे में भी हम आज उनसे बात करेंगे। और डॉक्टर फरीदा के साथ भी बात करेंगे। और इस वक्त भी ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है, और शायद कुछ सालों पहले से भी ज्यादा बेहतर था। ये तो अब ये हुआ है कि कुछ क्लाइमेट चेंज और कुछ यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम्स बनती चली गई और हम लोगों ने यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाते चले गए, शायद उस वजह से अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन बहरहाल इस वक्त भी इस्लामाबाद काफी खूबसूरत है। और यूनिक जगह मैं आ गया हूँ। पिंडी की पहचान हुआ करता था कभी, यहाँ से पिंडी पहचाना जाता था। अब ये सुनसान पड़ा हुआ है। पूरे जमाना लाल हवेली, शेख रशीद, इसकी बहुत हिस्ट्री है। डिक्टेटर से लेके ज़ियाउल हक के ज़माने से लेके और उसके बाद के ज़मानों के अंदर इसने बहुत अदवार देखे हैं। आई थिंक पिंडी की में इससे ज़्यादा कोई नॉन स्पॉट किसी भी पिंडी वाले से कहें तो वो लाल हवेली को ना जानता हो, ये पॉसिबल नहीं। इस हवेली की एक प्री पार्टीशन हिस्ट्री भी है। ये एक नवाब सहगल ने बनाई थी अपनी बेगम के लिए, बुदन बाई के लिए। नवाब सहगल जो थे वो हिंदू थे, बुदन बाई जो थी वो मुस्लिम थी, इसीलिए इसकी जो बाहर है एक मंदिर भी है और इसके अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई थी। दोनों यहाँ पे पार्टीशन तक रहे। पार्टीशन के बाद जो है वो सहगल जो है वो शिफ्ट हो गए टू इंडिया। बदन भाई यहाँ पे थोड़ा सा रही, उसके बाद ये महकमा औकाफ के पास चला गया। महकमा औकाफ से फिर इसको 19 को ख़रीदा शेख रशीद ने और इसका नाम लाल हवेली पड़ गया। तब से इसको लाल हवेली कहते हैं। ये सेंचुरीज ओल्ड एक ट्रेडिशन है रावलपिंडी की, और इसको अपने ग्लोरी के अंदर ज़रूर लेके आना चाहिए।
जी तो बिल्कुल फैसल नियाज साहब ने ये वीडियो बनाई लाल हवेली के ऊपर, और मैंने उनसे परमिशन लेकर मैंने कहा ये वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, और यकीनन भारत से भी जो लोग हमें देखते हैं उन्हें भी काफी लाल हवेली के बारे में पता भी होगा, कई लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। तो आज हम दोनों मेहमान जो हमारे हैं अब उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूँ और जहां के ये लोग भी रहायशी हैं, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, क्या चीज बेहतर बनाई जा सकती है, और किस तरह से हम अपनी कंट्री को और अपनी सिटी को जो है एक तरह से बेहतर या बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं, और हमें जी डॉक्टर फरीदा फैसल ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई थैंक हैं, यू। और बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमें उनके हस्बैंड फैसल नियाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और वैसे तो थैंक यू फॉर कॉलिंग उसूलन शो मुझे पर। डांट पड़नी चाहिए इन दोनों से, क्योंकि मैं कई बार इनकी एग्जीबिशन मिस कर चुकी हूँ, और हर बार पिक्चर्स में देख के मैं पेंटिंग जो है ये पीछे देख वो भी रही है ना वो भी फैसल सिलेक्ट की कर लेती पिक्चर। हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कई कुछ फोटोज जो है वो डेफिनेटली आपकी परमिशन से जो है इस वीडियो जरूर। में ऐड करूंगी। आपकी जो वीडियोस हैं, जो आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, और इस्लामाबाद दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत शहर हमारा। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया है, और डेफिनेटली आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर हम बात करें डॉक्टर फरीदा के 10 साल पहले इस्लामाबाद कैसा था, आप दोनों से ही मेरा सवाल है। और आज आपको क्या लगता है कि क्या आपको फर्क लग रहा है, अच्छा हो गया है, बुरा हो गया है, कोई चीज गड़बड़ हो गई है या कुछ ठीक हो गया है? हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं बहुत ज्यादा भाई, इस्लामाबाद इतना फैल गया है। आई मीन चंद सेक्टर्स होते थे, आई मीन जो कोर सेक्टर्स हैं आपके, एफ सेक्टर्स, जी सेक्टर्स, और अब तो ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज कितना जो है वो दूर दूर बन गई हैं। सो डीएचएस हैं, फिर आपके वो बहरिया है डीएचए, और फिर दूसरी साइड पे भी आप देखें कि हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो एयरपोर्ट तक जा रही हैं। तो आई थिंक के हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी जो है ना वो मसला है। अच्छा, अब बहुत सारे ब्रिजेस भी बने, लेकिन कई दफा लगता है कि इस्लामाबाद को तो यार कंक्रीट का जंगल बन गया है। ग्रीन एरियाज जिसके लिए इस्लामाबाद जाना जाता था वो कहाँ गए? ये है। फैसल, आपका क्या ख्याल है? मुझे ना यहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए ना 50 साल हो गए हैं, तो ये मेरा शहर नहीं, मेरा गांव भी है। कोई मुझसे पूछता है कि भाई तुम किधर के रहने वाले हो, तो मैं कहता हूँ यार इस्लामाबाद के रहने वाले हूँ। थ्री जनरेशंस वी हैव ग्रोन अप ओवर हियर। सो इट्स सैड। 10 साल नहीं, इट हैज डिटेरिएटेड, और 10 पिछले साल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिटेरिएट हो गया। ये इस्लामाबाद एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के साथ शहर होता था। देखें, तरक्की हर शहर के अंदर होती है। क्या पेरिस के अंदर तरक्की नहीं होती, मगर वो अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त को भूल जाता है? आईफल टावर अभी भी सबसे ऊंची बिल्डिंग है इन पेरिस, बिकॉज वो उससे बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाते। तो इस्लामाबाद की नेचुरल ब्यूटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। शहर फैलते हैं, शहर का फैलना जो होता है वो नेचुरल है, मगर उसके अंदर जो उसकी शनाख्त है, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, वो जो है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा हद तक जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम लोग भी मिड 90s में आए थे कराची से, तो तब का इस्लामाबाद अब से बहुत ज्यादा बेहतर होता था। लेकिन डॉक्टर फरीदा, एक चीज और, यहाँ पर आप तो क्योंकि पढ़ाती भी आई हैं, और आपको यकीनन आपने शायद महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ बुक स्टॉल्स बहुत कम हो गए हैं, लाइब्रेरी कोई नहीं रही है, और हर जगह पे हमें जो है ना वो तिक्के कबाब ही मिल रहे हैं। तो ये भी एक चेंज आपको लगता है आया है? और जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई। जब दुरानी बंद हुआ ना तो दिल में दर्द हुआ। सही बात है कि यार एक हमारे बचपने का, एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद नहीं है, मैं लाहौर से हूँ। तो द पॉइंट इज कि लेकिन वो तो गो टू जगह होती थी ना, चला गया। अभी भी आप देखो कि इवन जो पुराने हमने किए हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को दिखाएं, जो आपके ओल्ड बुक स्टोर्स जो बहुत पुराना है उसको हम दिखाते हैं, जहाँ पे नो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ बुक्स होती थी, वो भी बस अब दे आर हैंगिंग।
अब देखो कब तक वो रहता है, लेकिन दे आर इन ट्रबल फाइनेंशियली। मसला तो ये है कि बुक रीडिंग का कल्चर कम हो रहा है, इट्स रियली सैड। दुनिया भर में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में है। लेकिन साथ ही फैसल साहब, आपने देखा कि ये मुनाल रेस्टोरेंट और इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, तो उनको पहले तो हटाया गया, फिर कह रहे हैं फिर बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए यहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन भी? अच्छा, दिस इज वेरी डिबेटेबल। देखें, पहली बात तो ये है कि अथॉरिटीज का काम है कि जो चीज गलत हो रही है ना, तो उसको ना होने दें। चीज होने के बाद जब वो एस्टेब्लिश हो जाती है, सो मुनाल इज अ वेरी डिबेटेबल इशू, बिकॉज वो एक इस्लामाबाद की शनाख्त बन गया था। अब पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से सारे लोग आते थे उस जगह के ऊपर। ना अगर इस्लामाबाद की बात करें ना, तो इट्स अ नो गो एरिया काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, आई कांट गो इनटू इट, बट इस्लामाबाद में जहां जहां कब्जा हुआ हुआ जमीन के अंदर, वो तो मतलब इस्लामाबाद तो इस्लामाबादी इसका रहा ही नहीं। तो एक मुनाल को गिराने से क्या एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने डिफरेंस डाला है, या वो वापस बन जाएगा तो वो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक आइडेंटिटी बन गई थी। However, जो भी इलीगल, अब इन्होंने एक वो रेस्टोरेंट जो शक्करपड़िया के पास था, टीके, आप उधर गई भी थे, वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, तो यार, जब लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपने कितने ऑफिसर्स को सैक किया है ऑन गिविंग दोस प्लेसेस के वहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बन जाएं। मैं तो नहीं सुनता, मगर ये बहुत आसान है कि वो जब अपनी रोजगार के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर एक दिन डिसाइड होता है कि नहीं यार, ये तो भाईजान गलत था। और अक्सर ये होता है, बिल्कुल। और अक्सर ये देखने में आया है कि जब कोई भी बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वक्त तो कुछ कहते नहीं है, और जब पूरा बन जाता है। और एक चीज और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग तो इस्लामाबाद पूरा अक्सर घूमते भी रहते हैं, ये जो बिल्डिंग्स अब बनना शुरू हुई हैं, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हम देखते हैं बन रही है, लेकिन इनमें अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो हमने हमेशा यही देखा है कि कुछ इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। आपको लगता है होना चाहिए? जी हाँ, आग तो चले, दूसरी बात वो कुछ ना कुछ तो फायर सेफ्टी का, अनफॉर्चुनेटली अभी सुना इतवार बाजार में फिर आग लग गई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप ये देखो, अभी न्यू ब्लू एरिया बना है, अभी उसके 20% भी ऑफिसेज जो हैं वो आबाद नहीं हुए, और वहां पे ट्रैफिक का और वहां पे गाड़ियों का आप देखोगे कितना बड़ा मसला हो गया। क्योंकि दुनिया भर में जब बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर 3 से 4 फ्लोर जो होते हैं वो कार पार्किंग के होते हैं, बेसमेंट होती है। हम उन लॉस के ऊपर अमल ही नहीं करते, और उसके बाद जो है वहां पे सीडीए जो है वो कहेगा जी कि यहाँ पे तो पार्किंग करना 100 रुपए तो उन्होंने लगाई दिए हैं, उसके ऊपर वो इलीगल पार्किंग हो जाएगी। तो बिल्डिंग्स के अंदर लॉस को पास करना, और लॉस तो बने हुए हैं जी बहुत, लॉस को इम्प्लीमेंट करना, that is important, where the difference comes between us and the other countries कि वो लॉस के ऊपर जो है वो अमल कर लेते हैं। हाँ, देखिए ना, एनवायरमेंटल लॉस की भी मैं बात करूंगी। एनवायरमेंटल लॉस कितने सारे हैं, मसलन प्लास्टिक तो शॉपर ही है आरजू, देखो उसके ऊपर एक दफा इन्होंने कैंपेन शुरू की, बस फिर वो फिजल आउट। अब हम जैसे चंद लोग रह गए जो अपने थैले साथ लेके जाते हैं, हालांकि कितना बड़ा ये मतलब मसला है और एनवायरमेंट के लिए कितनी बुरी चीज। बड़ी सख्ती से बंद हुए थे, लेकिन फिर शुरू हो गए। देखिए, बड़ी सख्ती से इन्होंने रोका था, इन्होंने कहा था कि अब नहीं होगा, कुछ अरसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला, और उसके बाद तो क्या लगता है कोई माफिया है जो ये सब कुछ कर रही है और होने नहीं दे रही? देखिए, सिंपल सी बात है, अगेन अथॉरिटीज की नीयत कितनी होती है किसी भी चीज को करने की, वही लोग हैं ना जी जो मोटरवे के ऊपर बेल्ट पहन के और स्पीड को लिमिट के अंदर चल रहे होते हैं। और दुनिया के अंदर कोई जो लोग जो है ना वो इतने पसंदीदा वो नहीं होते कि उन्होंने बगैर कानून ना हो और वो उसका अमल करते रहे। कानून होता है। जापान एक वाहिद कंट्री है, वरना यूरोप चले जाएं, कहीं चले जाएं, मुझे उनको पता कि फाइन होना है, प्लास्टिक का बैग नहीं लेके जाना उन्होंने। तो जिस दिन दे विल डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू डू समथिंग, इट विल हैपन। वो प्रायोरिटीज नहीं है। कई बार के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, बस गुजर रही होती है, मुझे इतना अफसोस होता है कि बच्चे स्कूल की बसेस में बैठ के बाहर जो होते हैं वो पैकेट फेंक रहे होते हैं चिप्स वगैरह। तो पीछे क्या, अरे वो तो बच्चे मैंने तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखा है कि करोड़ों की गाड़ी उसमें हाथ निकाले के बाहर फेंक देंगे। और देखिए ना, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात हो रही है तो
आई थिंक पब्लिक की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जरूर बात करनी पड़ेगी कि देखिए अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और फिर उसके ऊपर अमल करना। आप यकीन करें, मैं वो वाला बंदा हूं जो इसने हर जगह अपना बैग लेके जाना, लड़ाई भी होती है इसके ऊपर। भाई ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम ना, बैग रखा है शॉपिंग का कि नहीं रखा, और वहां जाके ऑनेस्टली मुझे लगता ये है कि मैं ही कोई गलत काम कर रही हूँ, सब लोग देख रहे होते हैं। हालांकि ये तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की चंद बातें, भाई कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, आप शॉपर में रखें और घर जाके जो है वो कूड़े को डिस्पोज ऑफ करें। तो द थिंग इज कि देखिए जहां यहाँ मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की बात हो रही है, वहां ये भी देखें कि हर चीज सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंटेशन से नहीं होगी। और हमारी जो है ना वो काविश यही है कि हम लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम एजुकेट तो करते हैं, पढ़े लिखे जाहिल मुझे लग रहे होते हैं जो फेंक रहे होते हैं कूड़ा अपनी इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में से बाहर, जो है वो चॉपर्स फेंक रहे हैं। ऐसा भी है, और काफी मैंने देखा छोटी उम्र के बच्चों को भी गाड़ियां दे देते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जो है उसमें भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन साथ ही कई एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। लेकिन इस तरफ नहीं, ये बात नहीं समझते, तुम्हारा बच्चा ही इज द फर्स्ट पर्सन जो कि थ्रेटन्ड होता है ना। बिल्कुल, अगर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, पेरेंटल कंट्रोल ही नहीं होगा इन चीजों पे, आप सिखाएंगे ही नहीं, आप अच्छी वैल्यूज बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान आपके अपने बच्चों को होगा। एज एन एजुकेटर मैं ये चीज कितना बच्चों को भी बात समझाती कि भाई आप अपना ख्याल कर लीजिए, ऑटोमेटिकली माशरे का उसमें ख्याल इनबिल्ट है, होना भी यही चाहिए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है कि लोग इस तरफ सोच रहे हो, क्योंकि ये हाथ से बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। फ्रस्ट्रेशन यही है कि चीजें जो है ना वो वर्स की तरफ जा रही हैं। हमारे जो अखलाकियात हैं, जो यार हमारा इस्लाम भी बता रहा है, बाकी भी सारी चीजें इंसानियत की बता रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मॉरल्स हैं वो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ ज्यादा होती जा रही है बट एक्सेप्टेबल होती जा रही है। जिस चीज को पहले बुरा कहा जाता था, अब बुरा कहना जो है वो बुरा कहा जाता है। वही बात है। यार किसी के घर से पानी निकल रहा है ना, आप उसको नहीं कह सकते जाके कि भाईजान ये पानी जो है ये बोरिंग का है, ये आपका पानी नहीं है, पानी बह रहा है उसके घर से बाहर। हम पहले जाके कह दिया करते थे या सीधे पहुंच जाता था। आप किसी को जाके ये नहीं कह सकते किसी के बच्चे को कि तुमने ओवरटेक कैसे किया, या तुमने जो है पानी बाहर क्यों जो है जा रहा है, तुमने पैकेट क्यों बाहर फेंका। चीजें इतनी कॉमन होती जा रही है कि कोई अच्छा काम करता है ना तो लोग उसको कहते हैं वाह 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 यार ये तो बड़ा यूनिक काम हुआ है। और ये हालात हो गए। लोग बुरा भी मना जाते हैं ना डॉक्टर साहब, लोगों को अगर कुछ कहा जाए, पहले नहीं होता था, हर्ट हो जाती है ना जी। नहीं वो हाँ मतलब एट बेस्ट वो कहेंगे अच्छा यार हमें कर रहे हैं, मैक्सिमम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और कहेंगे अच्छा ये तो कमला सा है, कोई बात नहीं, यू नो क्रेजी पर्सन। अगर आप जाने की या एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कोई अगर अवेयरनेस रेजिंग करेंगे या बात करेंगे तो they will at best treat you as somebody who's crazy, at worst they will start fighting। लेकिन having said that ये छोटी सी माइनॉरिटी होती है जो चेंज लेके आती है आरसू, तो गिव अप तो हम करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना भी नहीं चाहिए। और आप ही जैसे लोगों को देखकर और लोग भी आगे आते हैं, और फिर जाहिर है भाई जो लोग कहते हैं कि भाई थोड़े से ही लोग हैं ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े से है तो सही कम अज कम। लेकिन मैं फैसल साहब से ये भी जरूर बात करना चाहूंगी कि सर आपकी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स जो है आपने मतलब कब से शुरू किया ये काम और कैसे मतलब आपको शौक हुआ, ये जरूर मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं वो इसके वीडियो के एंड में वो फोटोज भी जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगी। जी यार मेरा दिल करता है कि लोग मुझे ना एज अ कॉर्पोरेट पर्सन भी कभी कभी इंटरव्यू में बुलाया करें। मैं ना अब आर्टिस्ट डिक्लेयर हो गया हूँ इस्लामाबाद के अंदर, खैर इसकी बड़ी खुशी भी है। यार मैं इसके अंदर कोई फिलॉसफी नहीं है, बट मैं बहुत ज्यादा लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इनकरेज करो गोइंग इनटू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स की तरफ। उसकी अगर आपने पर्सनैलिटी बनानी है, उसके अंदर क्रिएटिव एक सेंस लेके आनी है, वो चाहे मौसीकी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आर्ट्स है,
वो जितना टाइम उसके अंदर गुजारता जाता है वो उसका हुनर उस बेहतर होता जाता है। और आजकल का बच्चा पैडल खेलता है, पैडल के अंदर वो बहुत अच्छा प्लेयर बन जाता है। वही टाइम वो आर्ट के अंदर कर रहा हो, ये कोई चीज नहीं होती। दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग कि ये कोई नहीं होती कि आर्टिस्ट जो है वो बॉर्न होता है। सबके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद होता है, वो ओवर द टाइम लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो बेहतर होता जाता है। मुझे कुछ ज्यादा अप्रिसिएशन मिल गई, सो मैं कुछ ज्यादा बेहतर हो नहीं, गया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, नहीं तो मैं जो है वो इस तरफ मेरा भी रुझान होता, मैं कर सकती, लेकिन नहीं, ये इनका इनबॉर्न टैलेंट है, नो डाउट। बात वही होती है कि जो देखो कहना शायद फैसला भी ये चाह रहे हैं, हर किसी में इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं। ये हमारा काम है कि उन इनबॉर्न टैलेंट्स को हम डिस्कवर करें बच्चों के, और उसके बाद उनको इनकरेज करें। बहुत दफा डिस्करेज करती है हमारी सोसाइटी, वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई आपने जो है वो सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आप जिस तरह बात कर रही थी ना कि कितनी दुकानें बंद हो गई और कितने कैफेज खुल गए, आप किसी से जाके पूछें कि आज तक अपने स्कूल के अलावा किसी लाइब्रेरी या किसी आर्ट गैलरी में वो उनके बच्चे या वो लोग गए? मुल्क से बाहर जरूर गए होंगे। हम आर्ट गैलरी के अंदर किसी को नहीं लेके जाते, हम आर्टिस्ट की कदर ही नहीं करते, तो वो फिर उसका जरिए मुआश नहीं बनता, तो वो जो है वो साइड पे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। भट कढ़ाई और वो कोयटा चाय ही की शाखें खोलनी है, तो आर्ट गैलरीज और बुक शॉप। चरसी टिक्का भी एक है हमारे, चरसी टिक्का भी एक रेस्टोरेंट का नाम है। वो मुझे फर्स्ट टाइम बड़ा अजीब लगा था नाम, मैंने कहा ये क्या नाम हुआ है चरसी टिक्का, लेकिन यहाँ पर वो भी है। इसकी बड़ी हिस्ट्री है, वो हम फूड व्लॉग में आपको बताएंगे। डेफिनेटली, प्लीज मुझे साथ ही ले जाइएगा, आप व्लॉग बनाइएगा, मैं कुछ खा लूंगी। लेकिन मैं थैंक यू। लेकिन मैं लास्ट में डॉक्टर फरीदा आपसे, आपका ताल्लुक एजुकेशन से भी रहा है और आप पढ़ाती भी रही है करंटली भी। बिल्कुल, और इस वक्त भी आप जाहिर है कि उसके साथ वाबस्ता है। मैं एक बिजनेस स्कूल को हेड कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है पाकिस्तान के, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं और यही देखते हैं कि हम काफी पीछे रह गए हैं बांग्लादेश से भी और भारत और कई दूसरी कंट्रीज से। तो इस वक्त एजुकेशन का क्या हाल है? प्राइमरी एजुकेशन का हाल तो बहुत बुरा है जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। देखिए मैं तो टर्शरी एजुकेशन के साथ मैं काम करती हूँ, लेकिन मसला जो है ना वो हमें प्राइमरी एजुकेशन का है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है। आपने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है माशाल्लाह। आप भी कर रही हूं, रियलाइज करती हैं कि हमारा कितना एक मेजर सेगमेंट है बच्चों का who are out of school. So that honestly इस पे सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। हाँ, हायर एजुकेशन जो है उसकी क्या क्वालिटी है, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन अगर जनरल बात करनी है तो वो यही आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात होनी चाहिए, और ये हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर अ लार्ज पॉपुलेशन। So yes, that's a cause of grave concern. हमारा गुर्बत की सतह जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। और गुर्बत के साथ जो है ये साथ ही आपको पता है नाखानदगी तो उसका एक हिस्सा है, सेहत और तालीम और पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी नहीं, उस पे भी बात तेजी से बढ़ रही है। लेकिन चले पॉपुलेशन के साथ अगर जो है वो साथ आपकी सेहत और तालीम, अनफॉर्चुनेटली मतलब बजट की फिगर्स इसको बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल भाई, 1% से भी कम दोनों सेक्टर्स के ऊपर हमारा जो है वो खर्चा है। तो ये तो मसला है ना। और सो या आई मीन दिस इज समथिंग जिसको के ऊपर जिस पे बहुत सारा बातचीत होनी चाहिए, और स्पेशली ये कि भाई ये मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो ना। ये देखिए सेहत और तालीम के ऊपर खर्चा एक मुल्क की इन्वेस्टमेंट है। जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेवल लो है तो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट भी लो है। बिल्कुल। लेकिन फैसल साहब, इस पे तो मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई बात नहीं होती। हम तो सारा दिन मतलब लड़ाइयाँ करते रहते हैं आपस में। अब क्या करें, मेरा तो किसी थानेदार का कोई संतरी भी जानने वाला नहीं है, इसलिए बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बातचीत नहीं कर सकता। सो हम इसीलिए मासूम से फूड व्लॉग्स बना लेते हैं। नहीं, आपको लगता है कि टीवी चैनल्स को भी इन जो मेन इश्यूज है पाकिस्तान में उस पर बात करनी चाहिए? यार टीवी चैनल्स आर नाउ हमारा मीडिया
is now a very compromised media. इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वो टॉपिक्स ही नहीं है, वो प्रायोरिटीज ही नहीं है जिसके ऊपर वो बातचीत कर सकें। पहले कसौटी जैसे प्रोग्राम होते थे, अब स्टेज ड्रामास के जो एक्टर्स होते हैं वो प्राइम टाइम के ऊपर बैठते हैं। तो उस मीडिया से हम क्या किसी किस्म की मुझे कोई तवक्को नहीं है मीडिया से कि वो इसके ऊपर कोई बात करेगा और अवेयरनेस कैसे आएगी फिर? अवेयरनेस कैसे आएगी? वो हम जैसे लोगों को ही जो माशरे के अंदर होते हैं, इसके अंदर हमें जैसे भी हालातों बात करनी पड़ती है। और वो जिस तरह फरीदा ने भी कहा था कि वो छोटा छोटा डिफरेंस सबने डालना है जी। दैट्स द ओनली वे जी। मैं आपको बता दूं, इसका कोई ना तो मिरेकल है, ना किसी की कोई सोच चेंज हो जाएगी एकदम। एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज टू प्ले हिज हर रोल एंड दैट्स द मैक्सिमम वी कैन डू जी। मैंने तो अगर अपने घर तक में जो एजुकेशन को लेके सेमिनार तक छोटे मोटे अरेंज किए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ खास लोग इस तरफ नहीं आ रहे। देखिए, एज एन इंडिविजुअल व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके लेक्चर्स दे सकूं। यही चीज अगर हुकूमत वो कर दे ना एज अ मैंडेटरी, जो आप एजुकेशन की बात कर रही थी कि जनाब इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया करें, वो मस्ट है। और इसी तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर जो टीचर्स हैं वो जाके इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया करें, तो कुछ थोड़ा सा हमारी उसके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। कुछ सोच आएगी तो किसी तरफ जाएंगे, वरना बस हर एक ने अपना इंडिविजुअल कदम उठाना है, जो कोई उठा रहा है कोई नहीं उठा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को इस तरफ मेरा ख्याल है लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग जो है वो इस तरफ कम देखते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर अवेयरनेस ही नहीं आएगी तो फिर कैसे इस तरफ देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम दोबारा भी मिलेंगे, क्योंकि हमें इन टॉपिक्स पे मजीद बात करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो चीजें चलती रहती है, कभी ईरान ने कर दिया, कभी हमने कर दिया, कभी क्या, वो सारे तमाशे हमारे चलते रहते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जिससे कि मुल्क जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगा। मेरे ख्याल है इसमें जरूर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।